हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लास हम इस सीरीज में करा चुके हैं और इस मैराथन क्लास के अंदर भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो ये पूरा क्लास, पूरा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी में है वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये बैच आपको अभी मिल जाएगा 360 रुपये में। इसके लिए आपको ट्रिपल सी J26 कूपन कोड लगाना है, तो ये 360 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो फरवरी का बैच है वो है आपका 399 रुपये का, लेकिन इसे भी आप 360 रुपये में ले पाएंगे। ट्रिपल सी F26 कूपन आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इक्वल सम B1 कोलन V3 का मान कितना होगा, जहां B1 की वैल्यू 2 है, V3 की वैल्यू V2 की वैल्यू 3 है, V3 की 5 है। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। अब सम करना है, तो भाई सम किसको करना है, B1 से B3 तक का। तो V1 की वैल्यू कितनी बताई यहाँ पे, 2 बताई। V2 की वैल्यू भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कॉलन यूज किया गया है, तो एक रेंज बन गई और इस रेंज के अंदर जितनी भी सेल हैं सबको जोड़ना पड़ेगा। तो B3 की वैल्यू भी यहाँ लिखेंगे। B3 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 3 8 2 10। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी B1 B2 B3 सबकी वैल्यू जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कॉलन यूज किया है। अगर ऐसा होता B1 V2, तब आपको ये V2 की वैल्यू, सॉरी B1 V3, तब आपको ये V2 की वैल्यू जोड़नी नहीं थी। तो ये हमेशा याद रखना है, कॉमा रहेगा तो सेम जो सेल का एड्रेस दिया है वही वैल्यू रखना है, बट कॉलन यूज किया है तो एक रेंज बनेगी, उसके बीच में जो भी सेल आएंगी सबको जोड़ा जाएगा, या जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसी हिसाब से सब पर वर्क होगा। राउंड दिया हुआ है और यहाँ लिखा है 324.146, 2। अब यहाँ राउंड ऑफ माइनस में नहीं है, तो दशमलव के बाद 2 स्थान रखने हैं। ये 2 ये कह रहा है कि 2 डिजिट रखो, बाकी को हटाओ। तो क्या रह जाएगा, 324 रह जाएगा, दशमलव वन, और 4 को रखना है, 6 को हटाना। लेकिन जब संख्या को यहाँ से हटाओगे, जब राउंड ऑफ करोगे, अगर ये 5 है या 5 से बड़ी है तो यहाँ +1 होगा, तो 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। 324.15 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 324.15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल का जवाब देना है। यहां पर पूछ रहा है आपसे कि काउंट, और यहां लिखा है 3 4 6 7, ठीक है, का मान कितना होगा। 3 4 6 7 की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई यहां पर काउंट करना है, तो ये बताता है कि किसी सेल में कितने आपके नंबर टाइप हैं। तो देखो, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा ये, चौथा ये, कुल यहाँ पर 4 नंबर टाइप हैं। तो ये आपको आंसर में 4 बता देगा। अगला सवाल है कि व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम इन कैल्क। ये थोड़ा सा यहाँ पर ना सही से आया नहीं, तो आपसे ये कह रहा है कि कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो चौड़ाई है वो कितनी होती है। कॉलम जो होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, उसकी बाय डिफॉल्ट जो चौड़ाई है कॉलम की, जैसे कॉलम है ऐसे, तो ये जो इसकी विड्थ है, ये इसकी जो चौड़ाई है ये वाली, ये कितनी होती है, 0.89 होती है। 0.89 इंच ये बाय डिफॉल्ट चौड़ाई होती है। इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फंट का साइज कितना होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फंट का साइज क्या होता है, जल्दी से जवाब करो, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखो, जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप कुछ लिखते हैं और वहां पर बाय डिफॉल्ट जब टेक्स्ट बॉक्स आप लेते हैं, उसका जो साइज रहेगा वो 18 पॉइंट का होगा, 18 पॉइंट का साइज रहेगा बाय डिफॉल्ट। अगला सवाल है, रूलर की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है। आपको ये बताना है कि रूलर की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। ठीक है, रूलर की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। इसका जवाब क्या होगा, Ctrl+Shift+R से आप रूलर को हाइड कर सकते हो और इसी से क्या कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। Ctrl+Shift+R से हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको मेनू में जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, व्यू मेनू के अंदर आपको जाना पड़ेगा।
अगला सवाल है जीमेल में अधिकतम फाइल अटैचमेंट कितना हो सकता है। आपको ये बताना है कि जीमेल में अधिकतम फाइल अटैचमेंट कितना हो सकता है। मैक्सिमम फाइल अटैच का साइज क्या है। तो इसका जवाब दीजिएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, देखो यहां पर कह रहा है कि अधिकतम अटैचमेंट साइज जीमेल में कितना होता है, तो 25 MB तक का अधिकतम अटैचमेंट साइज होता है। 25 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हो, चाहे एक फाइल अटैच करो, चाहे दो करो, चाहे चार करो, टोटल साइज 25 MB ही हो सकता है। इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना हो सकता है, अधिकतम जूम साइज आप कितना कर सकते हो। तो देखो इम्प्रेस के अंदर आपको मिलेगा टोटल जूम साइज करने का ऑप्शन कितना, 3000% तक इंक्रीज कर सकते हो, ये मैक्सिमम है। और अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम कितना हो सकता है, 5%, ये मिनिमम आपका हो सकता है। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की। अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको पेज ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक कैसे कर सकते हो, इसका जवाब दीजिएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस में पेज ब्रेक कैसे करेंगे। कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है। आप जैसे ही कंट्रोल की दबाएंगे साथ में एंटर की दबाएंगे तो इससे क्या होगा, पेज आपका ब्रेक हो जाएगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में G7 सेल में हैं, होम बटन प्रेस करने पर कहाँ जाएंगे। देखो आप ना G7 सेल के अंदर हैं, होम बटन दबाते ही आप A1 सेल में आ जाएंगे, सेल A1 में सीधे आप पहुंचेंगे। नेविगेटर को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यहाँ पर भी ये पूरा मिसप्रिंट हो गया है। नेविगेटर को शो हाइड करने की, ठीक है, नेविगेटर को शो हाइड करने की शॉर्टकट की, शो और हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। बताओ फटाफट यहाँ क्या होगा, शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, F5 कुंजी प्रेस कर सकते हैं। नेविगेटर को शो हाइड कैसे कर सकते हैं, F5 की से हम नेविगेटर को शो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता निम्न में से कौन है। यह बताना है कि 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता निम्न में से कौन है। बताओ इसका जवाब क्या होगा, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता निम्न में से कौन है। 3D का फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है, 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन होता है 3D का फुल फॉर्म। यहां पर चार्ल्स हल हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम है उस कॉलम की चौड़ाई को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इस कॉलम की चौड़ाई को आप कैसे बढ़ा सकते हो। कॉलम की चौड़ाई को यदि बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो क्या तरीका है इसका। कंट्रोल के साथ में आपको दबाना है राइट एरो। ठीक है, देखिए कॉलम की चौड़ाई को इंक्रीज करना है तो इसके लिए आपको दबाना है ऑल्टर के साथ राइट एरो, सॉरी कंट्रोल नहीं होगा, ऑल्टर की के साथ राइट एरो और ऑल्टर की के साथ ही लेफ्ट एरो से आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑल्टर के साथ में राइट एरो दबाओगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, कम करना है तो लेफ्ट एरो प्रेस करना है। न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, एक न्यू टैब ओपन करनी है हमें, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की है। अब ये न्यू टैब किस में पूछ रहा है, जैसे अगर आपसे पूछें कि गूगल क्रोम के अंदर हमें एक न्यू टैब चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करके एक न्यू टैब ले सकते हो, एक न्यू टैब को ओपन कर सकते हो। अगला सवाल है क्विकर निम्न में से किससे संबंधित है। क्विकर किससे संबंधित है, क्विकर किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है।
चलिए, क्विकर किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछा है, तो भाई कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? C2C। ये भी आपका एक C2C साइट है। जैसे OLX आपने देखा OLX साइट है, वैसे ही आपका ये C2C में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि लिब्रो ऑफिस में शुरू में जाने की शॉर्टकट की। लिब्रो ऑफिस राइटर में है और आपको बिल्कुल शुरुआत में जाना है, एकदम शुरू में जाना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? आप एकदम शुरू में कैसे जा सकते हैं? तो शुरू में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? आपको बस होम कुंजी को दबाना है। आप अगर स्टार्टिंग में जाना चाह रहे हैं लाइन के, तो होम कुंजी प्रेस करना है, लेकिन बिल्कुल शुरू में यहाँ जैसा पूछा है तो भाई कंट्रोल होम प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, राइटर में शुरू में जाने के लिए तो कंट्रोल होम, अगर आप लाइन के शुरू में लिखा हो तो केवल होम दबाना है, तो लाइन के शुरू में आ जाओगे। डॉक्यूमेंट के सबसे शुरू में जाना है तो आपको कंट्रोल होम प्रेस करना पड़ेगा। लाइन के शुरू में जाने की शॉर्टकट की जैसा यहाँ पे दे दिया है कि भाई लाइन के शुरू में जाने की शॉर्टकट की क्या है, तो लाइन के शुरू में जाना है केवल होम दबा लो, बिल्कुल टॉप पे जाना है कंट्रोल होम प्रेस कर लो। 2000 रुपये का जो नोट है उसका कलर पूछा है कैसा होता है, ये बताओ कि 2000 रुपये का नोट का रंग कैसा था, क्योंकि अब ये चलता नहीं है। ठीक है, तो इसका रंग जो है वो कैसा था, ये आपसे पूछा है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मैजेंटा, ऑप्शन नंबर सी। 2000 रुपये के जो नोट है उसका साइज है मजेंटा। व्हाट इज द साइज ऑफ RS 500 रुपीज नोट? आपको ये बताना है कि 500 रुपीज के नोट का साइज कितना है। यहाँ पर 500 रुपये के नोट का साइज आपसे पूछा है, तो 500 रुपये के नोट का जो साइज है वो 66/150 mm² है। कितना है? 66/150 mm² का साइज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है। अस्थाई डेटा स्टोरेज होता है, अस्थाई डेटा स्टोरेज होता है रोम, प्रोसेसर, रैम, नन। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर जो आपका अस्थाई डेटा स्टोरेज की बात हो रही है, रैम हो जाएगा अस्थाई, क्योंकि यही आपका कैसा है? टेम्परेरी है। रैम कैसा है? टेम्परेरी है। लिब्रोऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम जो जूम है वो लिब्रोऑफिस कैल्क में कितना किया जा सकता है? कैल्क में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, ये बताइए। इसका जवाब क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं लिब्रोऑफिस कैल्क में? तो भाई कैल्क में 400 तक ही कर सकते हो, 400 कर सकते हो। 600 किस में? राइटर में। कैल्क में कितना? 400। इम्प्रेस में कितना? 3000। मैक्सिमम ये है सब, ठीक है। मिनिमम यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 5। लिब्रोऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मेट नहीं है? कौन सा फॉर्मेट नहीं है, इसका जवाब देना है। कौन सा फॉर्मेट नहीं है, इसका जवाब क्या है? लिब्रोऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मेट नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इटैलिक, अंडरलाइन। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा नहीं है? इटैलिक, अंडरलाइन नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड जो है वो किस प्रकार का होता है? क्यूआर कोड किस टाइप का होता है, बताइए। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्यूआर कोड किस टाइप का होता है? क्यूआर कोड किस टाइप का होता है? तो भाई ये होता है आपका 2D, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। कैसा होता है? 2D होता है, इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। जो आपका क्यूआर कोड होता है वो कैसा होता है? 2 डायमेंशन होता है, इसको 2 डायमेंशन कह सकते हैं। ठीक है,
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और इसमें पूछा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपको क्या बताना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब दीजिएगा। तो भाई 2 दिसंबर जो है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं पूरा। आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ, जो आपके कंप्यूटर में आईसी चिप होते हैं वो किससे बने होते हैं। जवाब दो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसी चिप किससे बने होते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है फटाफट से। तो इसमें सिलिकॉन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, सिलिकॉन से। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। भारत में क्रेडिट कार्ड को शुरू करने वाला जो बैंक था वो कौन सा था, ये सबसे पहला बैंक आपसे पूछ रहा है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये सबसे पहला बैंक था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहला बैंक था जिसने भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन, HTTP, FTP, SMTP, इसमें कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। आपकी पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ALU इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में ALU का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर के अंदर ALU का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ALU का आपको बताना है। तो परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और स्कैनर। इसमें इनपुट कौन सा नहीं है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और स्कैनर। इसमें आप देखोगे तो भाई मॉनिटर आपका इनपुट नहीं है, बाकी सभी इनपुट हैं। अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है, कौन सी एक वोलाटाइल मेमोरी है। आपको क्या बताना है भाई, वोलाटाइल मेमोरी बताना है। कौन सी एक वोलाटाइल मेमोरी है। रैम, रोम, हार्ड डिस्क और CD-ROM में क्या होगा, तो यहां पर एक वोलाटाइल की बात हो रही है जो कि रैम है। अगला सवाल है कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जवाब दीजिएगा। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। स्पीड अप द प्रोसेसिंग बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। स्पीड अप द प्रोसेसिंग बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा। जो डेटा आपका प्रोसेसर एक्सेस करता है उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी अपने पास स्टोर कर लेती है। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ये हिंदी थोड़ा गलत हो गया इसमें। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी, ये क्वेश्चन है कि भाई सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में होती है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SSD का मतलब क्या है। कंप्यूटर में जो SSD लगा है इस SSD का क्या मतलब है, तो इसका जवाब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये SSD का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरनेट पर वेब पेज ब्राउज करने के लिए किस शॉर्टकट की ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर वेब पेज ब्राउज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है। कोई वेब पेज ओपन करना है तो एक प्रोटोकॉल वहां काम करता है जिसको बोलते हैं HTTP, ये ऑप्शन बी है। ये सिक्योर अगर होगा तो HTTPS होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना, या तो P होगा या आगे S लगा होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य
क्या होता है, इसका जवाब दीजिएगा। तो इसमें जवाब देना है, करेक्ट आंसर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आईपी एड्रेस प्रारूप है। इसमें एक आईपी एड्रेस का प्रारूप कौन सा है, एक आईपी एड्रेस का फॉर्मेट कौन सा है। तो यहां ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, ये आईपी एड्रेस है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स में आ जाता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स की कैटेगरी में शामिल है, ओपन सोर्स में कौन सा शामिल है। करेक्ट आंसर में क्या होगा, लिनक्स हो जाएगा, क्योंकि लिनक्स कैसा होता है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है, जिसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। GUI का क्या मतलब है, यहाँ GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका पूरा नाम क्या होता है ये आपको समझाना है। तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI का फुल फॉर्म है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन, डिवाइस मैनेजमेंट। इसमें कौन सा काम नहीं है, वायरस प्रोटेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क, दोनों ही सेम है और दोनों ही स्प्रेडशीट है। अगला सवाल है, टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम टेक्स्ट दस्तावेज कैसे बना सकते हैं, तो टेक्स्ट दस्तावेज कैसे बना सकते हैं। देखो स्प्रेडशीट, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर का यूज करके हम बना सकते हैं। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट का एग्जाम्पल है, कौन सा ईमेल क्लाइंट का एग्जाम्पल है। फायरफॉक्स है, आउटलुक है, क्रोम, सफारी में क्या होगा। ईमेल क्लाइंट की बात करें तो आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। डेटाबेस प्रबंधन के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है। ओरेकल यहां हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य निम्न में से क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम मालवियर एंड वायरस, हमारे कंप्यूटर को मालवियर और वायरस से प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। इसमें से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें से कौन सा है, बताइए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रतिनिधित्व का एक प्रकार नहीं है, कौन सा डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक टाइप नहीं है। बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, एल्गोरिथम नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है वो इसमें से कौन सा है, तो भाई मदरबोर्ड को ही सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है कि कंप्यूटर में निर्देशों को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है। जो कंप्यूटर में निर्देश हैं उनको निष्पादित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, CPU।
जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। अगला सवाल है बायोस का संक्षिप्त रूप क्या है, सॉरी बायोस का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर पूरा नाम होगा, फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कंप्यूटर में कौन सा उपकरण मुख्य रूप से दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? यानी लंबे समय के लिए अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो इसमें से हम कौन सा यूज करेंगे? लंबे समय के लिए डेटा हम रखेंगे कहाँ? हार्ड डिस्क में, इसका यूज करेंगे, हार्ड डिस्क का यूज करेंगे। अगला सवाल, फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं? फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं? रैम, रोम, कैश। तो फर्मवेयर कहाँ रहेगा? रोम के अंदर रहेगा। फर्मवेयर कौन सा है? बायोस है। ये कहाँ रहेगा? रोम के अंदर रहेगा। डेटा को अपठनीय रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऐसा जो डेटा है जिसको कोई पढ़ ना सके तो उसको आप क्या कर देते हैं? एनक्रिप्ट कर देते हैं, इनक्रिप्शन इसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का एग्जाम्पल है? एक मजबूत पासवर्ड निम्न में से कौन सा है? तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ठीक है। आपका इसमें अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, कोई स्पेशल करैक्टर भी हो और कोई नंबर भी हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। और लेंथ भी ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 2-3 डिजिट का ही बना दिया। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस से आप क्या समझते हैं? तो देखो भाई, कंप्यूटर वायरस क्या है? अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और अदर कंप्यूटर में स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है अपने आप को। निम्न में से किसे फिशिंग प्रयास माना जा सकता है? फिशिंग अटेम्प्ट किसको मान सकते हैं? ऑप्शन बी है एन अनसोलिस्टेड ईमेल आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लिंक्स आते रहते हैं, बहुत सारे मेल आते रहते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि भाई आपकी लॉटरी निकली है, ये है, वो है, पैसे मिलेंगे, यहाँ इन्वेस्ट कर दो तो ये मिलेगा, डबल हो जाएगा, और आप वहाँ धोखे से क्लिक कर देते हैं, तो वो आपका एक फिशिंग अटेम्प्ट है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। 56 प्रश्नों को शामिल किया था। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ आई होगी, और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएं, है ना, और जो याद रहे एग्जाम देने के बाद, उन प्रश्नों को आप हमें भेज सकते हैं 9452299436 पर, ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में शामिल करें और बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए, उनको हम अपने यहाँ क्लास के अंदर शामिल करें। अपना नाम और क्वेश्चन जो है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 8:30 PM की जो शाम की क्लास है उससे पहले भेज देना, ताकि उनको हम तैयार करके और फिर रिकॉर्ड करके उसको आप तक पहुंचा दें। ठीक है, बाकी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।